हाय एवरीवन। दोस्तों, मैं हूं साबिर खान और आज से मैं आपकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं महा टीटी को लेकर, जिसमें मैं पूरे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कराने वाला हूं आपको। तो हम लोग पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के ही क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। पहले इंग्लिश कराऊंगा, फिर बाद में ऑनवर्ड सोशल साइंस भी रहेंगे और बाद में पेपर सेकंड के सोशल स्टडीज़ भी करेंगे हम लोग। तो एक एक करके देखते हैं। तो आपको पता है कि हमारे जो महा टीटी है इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और जो पांचों सब्जेक्ट है जिनको इक्वल मार्क्स वेटेज दिया है ना सबको, तो ये 150 में से सबको 30 क्वेश्चन आते हैं हर पे। तो जैसे इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 क्वेश्चन में से आपके 18 से 19 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ग्रामर पे होते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपके वोकैब पे होते हैं, 5 to 6 वोकैब, और 5 एक कॉम्प्रहेंशन का पैसेज आता है जिसको आपको कॉम्प्रहेंड करना रहता है और सवालों के जवाब देना पड़ते हैं। तो कॉम्प्रहेंड इस तरह होते हैं। इसे 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम डिटेल में एनालिसिस पढ़ेंगे आज उसका, और हमें समझ में आएगा कि पढ़ाई कैसे करना है उसको। तो पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊँगा और कहाँ पर जोर दिया जा रहा है, सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो पहला मैंने 2013 का एक पेपर निकाल के रखा है। मैं स्टार्ट से एक एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूरे करूँगा। तो पहले 13 का देखेंगे हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव वर्ब व्हेन वी रीच द स्टेडियम द प्लेयर डैश ऑलरेडी। अब आपके सामने ऑप्शन है। ये सेंटेंस जिस टाइप का सेंटेंसेस है वहाँ पर पास टाइम में 2 इवेंट एक के बाद एक हुई है, 2 एक्शन एक के बाद हुए हैं पास टाइम में। तो पास टाइम में जब भी दो एक्शन एक के बाद एक होते हैं, तब जो पहले हुआ है, पहले लिखा हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ पहला है, अब पहले जो हुआ वो देखना पड़ेगा आपको पहले कौन सा हुआ। तो जो पहले हुआ रहता है वो परफेक्ट पास्ट टेंस होता है, और दूसरा वाला जो रहता है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है हमेशा। तो व्हेन वी रीच द स्टेडियम प्लेयर हैड गॉन ऑलरेडी, क्योंकि ये पास्ट टेंस है ना, रीच आ गया पास्ट टेंस है, तो हम लोग यहाँ हैव गॉन नहीं ले सकते, पास्ट टेंस लेना पड़ेगा। किसी भी टेंस, कोई भी कंजक्शन से अगर 2 सेंटेंस जुड़ते हैं तो वो एक ही टेंस के होते हैं, याद रखिए। तो ये रीच हमको V2 बता रहा है, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो पास्ट टेंस में कौन सा पहला एक्शन हुआ, तो प्लेयर हैड गॉन ऑलरेडी, प्लेयर पहले जा चुके से थे, बाद में ये लोग वहाँ पे पहुँचे। तो ये वाला 3 नंबर का आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लाउज के बारे में है। द पेशेंट वॉज श्योर दैट ही वुड रिकवर। अब ये अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये बहुत हद तक एडवर्ब क्लाउज दिखेगा, जो कि नहीं है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो श्योर जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब के फ़ौरन बाद अगर दैट से कोई क्लाउज जुड़ा होता है वो नाउन क्लाउज होता है हमेशा। अब क्यों होता है, तो क्लाउज बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। तो दिस इज़ द नाउन क्लाउज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे सैटेलाइट की करेक्ट स्पेलिंग पूछिए, तो ये तो कोई स्पेलिंग जिसको आती है नहीं आती कुछ नहीं कर सकते इसको। तो 4 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूछा है कि नीचे दिया गया फिगर ऑफ स्पीच कौन है। एक्सल्ट, ओ श्योर एंड रिंग ओ बेल। ये जो है तो एपोस्ट्रॉप के बारे में बात कर रहा है। एपोस्ट्रॉप उसे कहते हैं जैसे कोई थिंग या पर्सन हमारे सामने है, नहीं है, कोई थिंग या पर्सन हमारे सामने नहीं है और हम उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो जब ऐसे बेजान चीज़ें भी आ जा सकती है और जानदार चीज़ें भी आ सकती हैं वहाँ पर। तो जो है नहीं हमारे सामने, हम उसको डायरेक्टली है समझ के बात कर रहे हैं, एक बात। या फिर कोई फिज़िकल ऐसी चीज़ है जो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, जैसे पहाड़ हो गए, तालाब हो गए, समंदर हो गया, भीड़ हो गई, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों से जब भी आप डायरेक्टली बात करते तो तब वो उसको भी एपोस्ट्रॉप बोलते हैं। तो ये एपोस्ट्रॉप है। यहाँ पर एक्सल्टेड, ओ श्योर मतलब एक आर्मी है जो जीत के आई है जब, और समंदर किनारे सब लोग क्राउड उनका इंतज़ार नहीं कर रहे, उनकी खुशामदीद कर रहे, उनका स्वागत कर रहे, उनका वेलकम कर रहे। तो राइटर उन्हें बोल रहा ओ श्योर, मतलब शोर पे जो किनारे थे जो रुके हुए जो लोग हैं जो जमा हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए, तो उनकी बात कर रहा है। तो उन्हें बोल रहा हो खुश हो जाओ आप, क्योंकि जो हमारे आर्मीज़ है वो जीत के आए, तो वो उनसे डायरेक्ट मुखातिब हो रहा है। तो यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफ होता है। मेटाफोर और सिमिली, ये 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, तो मैं आपको सिमिली के बारे में और मेटाफर के बारे में बता रहा था। ये दोनों 2 चीज़ों की कंपेयर करने के लिए यूज होता है। सिमिली में बताया था कि एक दूसरे की तरह है,
एक दूसरे की तरह बताया जाता है। मैं एक्सप्लेन आपको इंडिपेंडेंट वीडियोज़ में बताऊँगा। मेटाफर उसे कहते हैं एक चीज़ दूसरे की तरह नहीं है, उसकी तरह ही, मतलब यहाँ पर एक उसकी तरह है, दिखने में उसकी तरह है, बट यहाँ पर ये उसकी तरह नहीं, वही ऐसा बोला जाता कि वो एक ए बी ही है, यहाँ पे ए जो है तो बी ही है। और यहाँ पे सिमिली में क्या होता है, एक बी की तरह है, एक बी की तरह है, लाइक और एज आता बीच में, और यहाँ पर डायरेक्टली बताता है कि नहीं ए नहीं है, वो बी है, तो इसको बोलते हैं मेटाफर। क्लाइमैक्स जो होता है, तो क्लाइमैक्स में स्टेप बाय स्टेप कहानी जो ऊपर चढ़ती जाती है, या फिर कोई मैसेज है तो धीरे 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 क्लाइमैक्स एंडिंग की तरफ जाता है, उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं। तो डिटेल वीडियो में देखेंगे फिर कभी। यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है कॉम्बैट का, तो फाइट होता है यहाँ पे इसका, ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, कॉम्बैट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्टिव सेंटेंस के बारे में पूछ रहा है। हाउ कैन एनी बर्गलर ओपन द विंडो, तो कोई बर्गलर कैसा विंडो ओपन कर सकता है, ऐसा बोल रहा है। तो असर्टिव में ये नेगेटिव सेंटेंस में आएगा कि कोई बर्गलर नहीं ओपन कर पाएगा, तो यहाँ पे बता रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस आएगा। अब ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो ये क्या नहीं, यहाँ पे तो कुड नहीं आ सकता, पास्ट टेंस नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, तो पास्ट वाला कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे, और पॉजिटिव भी कोई नहीं आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव जो भी है वो पूरे कट हो जाएंगे। ये भी गया, ठीक है, ये भी गया। तो यहाँ पे आप इसको पैसिवाइज नहीं करना है। ये यहाँ पे पैसिवाइज कर रहा है, तो इसको पैसिवाइज नहीं करना है हमें, ये गलत हो गया। ये वाला आंसर है इसका सही। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव जो सेंटेंस रहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह होते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बोल रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, एक साथ 4 से 5 चीज़ें देखनी पड़ती है। रिपोर्टिंग स्पीच पे डिपेंड करता है, तो कितनी देखनी होती है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, पास्ट टेंस का है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, और रिपोर्टिंग स्पीच देखना पड़ता है कौन से टेंस का है। अगर अलग अलग रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज करना पड़ता है। अगर वो पास्ट है तो इसे पास करना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें रहती है, कंजक्शन चेक करना पड़ता है हमें, उसके बाद में उसको असर्टिव बनाना पड़ता है अगर दूसरा कोई है तो। हाँ, तो हम लोग ही सेड व्हाई हैव यू कॉल्ड हेयर एंड डिस्टर्ब मी, ये जो सेंटेंस दिया है ये इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है, और रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, कंजक्शन वही रहेगा, क्योंकि WH वर्ड में कंजक्शन वही रहते हैं, और बाकी आपको उसको असर्टिव बनाना पड़ेगा, उसका टेंस चेंज करना पड़ेगा, टाइमिंग बताने वाले और जगह बताने अल्फाज चेंज करना पड़ेंगे, ये सब चेंज करना पड़ता है यहाँ पे। तो पहले तो ही सेड के हिसाब, हाँ कंजक्शन इसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी रहते हैं, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो WH वाले हो, वहाँ पर हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब आस्क ही रहता है। क्यों? क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आस्क हमेशा रहेगा, आपको ये याद रखना, ये हमेशा आस्क ही रहेगा। और इसमें कंजक्शन जो कि वही WH वर्ड ही रहते हैं, कोई भी WH वर्ड हो तो कंजक्शन वही रहता है, तो कंजक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बाद में आपकी ये जो सेंटेंस बता है ना, इसको आपको असर्टिव करना पड़ता है, प्लस आपको इसका टेंस चेंज करना पड़ता है, प्लस टाइमिंग बताने वाले अल्फाज चेंज करना पड़ते हैं, या जगह बताने वाले अल्फाज चेंज करना पड़ते हैं। तो यहाँ पर और प्रोनाउन भी चेंज करना पड़ते हैं, तो काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है हमें इसमें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, ही आस्क, ही बराबर है, इसने इसको असर्टिव किया बराबर है, बट पास्ट टेंस नहीं किया, इसमें ये हैज़ यूज़ हो गया, इसलिए गलत हो गया। ही आस्क व्हाई हैड, ये असर्टिव बनाया नहीं इसने इसको, ये क्वेश्चन पैटर्न इंट्रोगेटिव पैटर्न जैसा क्या वैसा, इसलिए गलत हो गया। ही आस्क व्हाई ही हैड कोल्ड देयर एंड डिस्टर्ब मी, दिस इज राइट आंसर। यहाँ पे सब चेंज किया इसने, पहले कंजक्शन जो कि वही लगाया, फिर बाद में सेंटेंस को असर्टिव किया, फिर उसका पास्ट टेंस किया, जगह बताने वाले अल्फाज चेंज किए, प्रोनाउन चेंज किए, तो दिस इज द राइट आंसर है। ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ दैट कंजक्शन आ गया, और दैट कंजक्शन सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस में आता है या फिर एक्सक्लेमेटरी में आता है, इंट्रोगेटिव में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए वो गलत हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्ट नाइदर नॉर और आंसर द, तो हमको नाइदर नॉर यूज़ करना है आगे वाले दिए सेंटेंस में। इसको पैरेललिज्म में आता है और नेगेटिव में आता है, ना ये ना वो, ऐसा आता है। तो विजयंत डिड नॉट पे अटेंशन टू पेरेंट्स, वो पेरेंट्स को अटेंशन नहीं देता है। ही डिड नॉट लर्न फ्रॉम टीचर, ना टीचर से पढ़ के लेता। तो यहाँ पे दो पैरेललिज्म आ गए, एक अटेंशन देने का और एक पे अटेंशन करने का, और एक आता लर्न, तो ये आता। तो हमको इससे पहले आपको नाइदर नॉर यूज़ करना पड़ेगी, ठीक है। नाइदर अपने आप में नेगेटिव है और नॉर भी अपने आप में नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये डिडंट यूज़ किए तो वो डिड नहीं रहे, नॉट नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव है, तो नोट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए वहाँ पे डिड इस्तेमाल किया गया, बनाया गया, कहाँ से, अटेंशन में से, और इधर पेड में से।
डिड निकाला और उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके गया, जैसे कि ऐसा पेड होगा, जैसे ये पेड हो गया, पेड हो गया, इसमें से हमने डिड निकाला क्योंकि हमको नेगेटिव करना था और इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके गए पे, तो ये डिड हम इससे हमने नेगेटिव बनाया उसको, बट हमको नोट की ज़रूरत ही नहीं है, अभी नेगेटिव करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये इसमें मर्ज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पेड। ठीक है, तो जहाँ भी पेड है वो राइट आंसर आएगा आपका। विजयन पेड, नाइदर पेड, दिस इज़ राइट। ये यहाँ पे विजयन ये गलत हो गया क्योंकि नाइदर पहले आना चाहिए था, क्योंकि दोनों पैरेललिज्म है, पेड और लर्न, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। नाइदर पे ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पेड होना चाहिए था। उसके बाद में विजन नाइदर पे ये भी गलत हो गया, ये सब गलत हो गया, आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं आपको, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता। देखो नाइदर अपने आप में नेगेटिव है और ये नोट बनाने के लिए हमने डिड का सहारा लेना पड़ता है, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में टू डू के साथ हेल्प लेना पड़ती है नेगेटिव बनाने के लिए। तो अब नेगेटिव बनाना ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि नाइदर यूज़ करना है, वो अपने आप में नेगेटिव है, तो नोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जो हमने डिड बनाया उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो उसको वापस देना पड़ेगा पेड को, वो आपको पेड करना पड़ेगा उसका, इसलिए नोट गायब हो जाएगा उसमें से तो यहाँ पर इसलिए ये पेड आएगा, तो जहाँ पे भी पे है वो गलत हो गया सब, और नाइदर इसने पेड से पहले यूज़ करना था तो इसलिए ये गलत हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन है। यहाँ पे भी सेम कहानी है। ओके, तो मैं बता रहा था जैसे नोर भी उसी तरह यहाँ पे भी आपको जो है तो डिड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि नोर अपने आप में नेगेटिव है, तो नोट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो नोट की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ का डिड भी इसमें मर्ज हो जाएगा लर्न में जाके, तो यहाँ पे नोर से लर्नड हो जाएगा, नोर के बाद लर्नड, उसका सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा, तो ये वाला यहाँ पे ये एक्सक्लूड हो जाता है। वैसा हमारा आंसर आ चुका है, ये वाला है आंसर, क्योंकि ये बाकी तो गलत है अपने अपने जगह वजह से, तो ये याद रखना इतनी चीज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सो दैट यूज़ करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, चूज़ करेक्ट सो दैट सेंटेंसेस ऑफ द गिवन सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस में से करेक्ट सो दैट यूज़ करना है। इट वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर केदार टू पे हीट टू द टीचर्स। देखो ये सो जो रहता है तो इसकी जगह यूज़ हो जाता है जैसा क्या वैसा, और ये वाला टू की जगह दैट करना पड़ता है और उसके बाद का सेंटेंस नेगेटिव करना पड़ता है, तो इसकी जगह आपको यूज़ करना है दैट और सेंटेंस को नेगेटिव करना है, तो वो आपका राइट आंसर रहेगा। जैसे यहाँ ही वॉज, अब यहाँ पे ही वॉज सो डिफ़िकल्ट, दैट पहले यूज़ कर लिया इसने, ये इसकी जगह पे होना था, जैसे ये है, इसलिए ये गलत हो गया पहला वाला। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर केशव दैट ही कुडंट पे हीट टू द टीचर, तो यहाँ पर पे है ना, यहाँ पे टू पे हीट, ये पास्ट टेंस ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ही वॉज सो डिफ़िकल्ट केशव दैट ही कुड पे हीट, दैट आ गया, ही कुड नॉट पे हीट टू द टीचर। ओके, दिस इज़ द राइट आंसर। ये क्यों गलत है, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर केशव दैट ही कांट, पॉजिटिव नहीं आ सकता, प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पर वॉज आ गया, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया आपका। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट दैट केशव कुड पे, नेगेटिव करना है इसको, इसलिए गलत हो गया। जब भी क्या करना रहता मैं समझाता हूँ आपको, जब भी ये टू यूज़ हो रहते ना, तब ये सेंटेंस जो रहता है आपको उसकी जगह सो दैट यूज़ करना रहता, तो सो इसकी जगह आ जाता और दैट के बाद का सेंटेंस नेगेटिव करना पड़ता, कब, जब पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव रहा तब, अगर ये पॉजिटिव रहा तो इसको आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ता है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर सेकंड वाला है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट करेक्ट टैग, क्वेश्चन टैग पूछता है यहाँ पे, क्वेश्चन टैग पूछ रहा है यहाँ पे आपको, शो मी द वे टू द पार्क, शो मी द वे टू पार्क जाना है, उसका रास्ता बताना है बोल रहा है यहाँ पे। इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये, क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमेशा से ही जो क्वेश्चन टैग होता है वो होता है विल यू, दिस इज़ द आंसर, हमेशा यही होता है, इसका देखने का काम नहीं, विल यू होता है आपका। ओके, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे व्यू हिडन रहता है, बस ऐसे ही होता है, ऐसा समझ लो आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब से डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं, कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस उसका वैल्यू आंसर आता है क्वेश्चन टैग में, इतना याद रखो, आप टेंशन ना लो, बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस चूज़ करना है, वेयर आर यू अटेंडिंग द मीटिंग। अब यहाँ पर आपको इसका आपको पैसिव वॉइस करना है, तो
जो WH वर्ड जैसा क्या वैसे ही रहता है आपका, और बाकी ये आपका वर्बल क्वेश्चन बन जाता है। और वर्बल क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कैसा करते हैं, थोड़ा फ़र्क है हल्का सा, नॉर्मली है। तो हम क्या करते पहले इसको पैसिव वॉइस में V3 करते, और जैसे V3 करेंगे इसको अटेंडेड करेंगे और उसके पहले बिंग लगाएंगे, ऐसा बिंग लगेंगे, क्योंकि ये V4 जो बिंग रहता है उसको देना पड़ता है ऐसा कंटिन्यू फॉर्म में। तो ये हमेशा रहता है इस तरह के फॉर्म में। कोई भी पैसिव वॉइस हो आपको वहाँ पे V3 और टू बी करना देखना ही है, टू बी। अब टू बी मतलब टू बी डायरेक्टली टू बी नहीं, टू बी के फॉर्म, टू बी के अलग अलग फॉर्म, और V3 ये रहता ही रहता है वहाँ पे। आपको V3 देखना ही है पैसिव वॉइस में, और उसके टू बी के अलग अलग फॉर्म चेक करने ही है कोई भी हाल में। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको अटेंडेड V3 हो गया, उससे पहले टू बी की फॉर्म है, ये भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे अटेंडिंग आ गया, ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे अटेंडेड बिंग आ गया, ओके बराबर है। अब ये सेंटेंस है ना कंटिन्यू फॉर्म का है, मतलब कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस का है। तो यहाँ पर कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस के हिसाब से ही आएंगे। तो वहाँ पे उससे पहले मीटिंग के हिसाब से सिंगुलर आएगा आपका, क्योंकि मीटिंग ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो उसके हिसाब से आपको वर्ब लेना पड़ेगा और एक कदम रिवर्स जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको उसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो मीटिंग इज आएगा, मीटिंग क्या है, सिंगुलर है, तो मीटिंग आर नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। मीटिंग इज आएगा तो ये बराबर है। अब यहाँ पे मीटिंग आर आ गया, फिर से ये गलत हो गया। और मीटिंग इज आया, बट इसने इसको क्वेश्चन पैटर्न नहीं बताया। क्वेश्चन पैटर्न में हमेशा WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, ये याद रखना, इसलिए ये वाला गलत हो गया। ओके, तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर। ये हम लोग बहुत आसान है, इस वर्ब को देखकर इसका आंसर आता है। तो क्लास में हमने डिटेल पढ़ा भी था इसके बारे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है चूज़ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पूछ रहा है, यहाँ पे अगेंस्ट आता है यहाँ पे, क्योंकि ये दवाई है बीमारी की, तो ये इसके विरोध में काम करती, तो यहाँ पे अगेंस्ट आएगा आपका राइट आंसर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पूछ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो ये सेंटेंस दिया है, ये असर्टिव कैसा है, मिस्टर सेन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो जब भी एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो आपको क्या करने का, वर्ब से पहले दो प्रॉक करने की इसको, और वर्ब से पहले जो हिस्सा है उसको उठा के यहाँ बिठा देने का, पहली बात। दूसरी बात, इसको जैसा कि वैसा उठा के बिठा देने का, यहाँ पे वर्ब से पहले जैसा कि वैसा उठा के बिठा देने का। अब अक्सर होता क्या है, यहाँ पर अ ग्रेट लिखा है, अक्सर वेरी और अवेरी आता, तो यहाँ पे अ ग्रेट लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अवेरी पूछा तो व्हाट अ करना है, और सिर्फ वेरी रहा तो हाउ करना है उसकी जगह पर। तो यहाँ पर अ ग्रेट है, तो ग्रेट की जगह पे हमको अ आ गया, इसलिए इंडिकेट हो रहा कि व्हाट अ आएगा, व्हाट अ आएगा या एन आ सकता है, डिपेंड करेगा कि उसके सामने कौन सा नाउन आने वाला है। तो ये एजुकेशन, जो एजुकेशनिस्ट है ना, जो तो इसका साउंड है ना वोवल से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से नहीं, तो एन आएगा इससे पहले, तो व्हाट एन आएगा, व्हाट एन। और ये बाद में ये जो हमने जिस इसको कट किया है, इसको सामने जैसा क्या वैसा बिठाने का यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर व्हाट एन एजुकेशनल मिस्टर सेन वॉज, तो ये वाला आंसर आपका बराबर है यहाँ पर। अब बाकी गलत क्यों है देखते हैं हम लोग। इसने व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट ले लिया यहाँ पे, व्हाट अ ग्रेट। एक मिनट, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मैं फिर से देखता हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है शायद। व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट मिस्टर सेन वॉज, ये बराबर है। यहाँ पे एन नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रेट के साथ ही चेंज करना है आपको। अवेरी रहा तो उसकी जगह व्हाट अ आता और चला जाता, ये व्हाट आता और ये गायब हो जाता। या फिर से वेरी रहा तो हाउ आ जाता, हाउ आ जाता इस तरह, और ये गायब हो जाता। बट यहाँ पर दिया नहीं है, तो हमको अ से सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि वहाँ पे व्हाट आ आएगा, और ग्रेट एजुकेशनिस्ट वैसे के वैसे रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट मिस्टर सेन वॉज, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर सेन वॉज है ना, तो वो लेंगे। तो दिस इज़ द राइट आंसर। ये गलत क्यों है, क्योंकि इसने एजुकेशनल मिस्टर सेन वॉज हाउ यूज़ कर दिया, ये गलत होता, हाउ अ कभी नहीं आता। व्हाट एन एजुकेशनिस्ट मिस्टर सेन वॉज, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि ग्रेट लगेगा उसके साथ। व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनल मिस्टर सेन, यहाँ पे इसने क्या करा, इसको पहले ले लिया, ये जैसा क्या वैसा, ये यहाँ से इसको जैसा क्या वैसा कट करके शिफ्ट करने का, इसको कुछ नहीं करने का, इसको जैसा क्या वैसा शिफ्ट करने का, तो आखिर में वर्ब आ जाता, सब्जेक्ट उससे पहले आ जाता। तो ये इसलिए गलत हो गया 4 नंबर का। तो हमारा आंसर आता है फिर फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा हूँ, इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब जुड़ा हुआ, लगा हुआ, एक साथ जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं इंटीग्रल। उसका अपोजिट रहेगा इंडिपेंडेंस, जो अलग रहता, जुड़ा हुआ नहीं रहता। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मिस्टर कुमार स्पोक इन डैडेश वॉइस, इन द लो वॉइस आएगा,
दो आर्टिकल आएंगे यहाँ पे। कंपेरेटिव डिग्री पूछ रहा है यहाँ पर, नीचे दिए गए अल्फाज की कंपेरेटिव डिग्री करनी है हमें। शताब्दी एक्सप्रेस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रेन। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से ग्रुप का है। डिग्री में छोटा और एक बड़ा ग्रुप होता है, छोटा बड़ा ग्रुप रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमको जाना पड़ता है। तो यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस सुपरलेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप दिया है, छोटा सुपरलेटिव डिग्री का छोटा ग्रुप दिया है यहाँ पे। तो हमको बनाना है कंपेरेटिव डिग्री ना, यहाँ पर ये कंपेरेटिव डिग्री बनानी है इसकी। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है हमें वो कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री का छोटा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, कंपेरेटिव डिग्री का स्मॉल ग्रुप है। अब एक छोटा बड़ा क्या है, ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा मैं कि मैं सेपरेट लेक्चर बना के आपको सब बताऊँ। तो अभी वो तो हम क्लास में बताते हैं, अभी कभी पॉसिबल हुआ टाइम मिला तो मैं बनाऊँगा, आपको सबको बताऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसका हमको कंपेरेटिव डिग्री में छोटा ग्रुप देखना है, और छोटा ग्रुप में देन के बाद एनी उधर आता है। जैसे ये छोटा ग्रुप है सुपरलेटिव डिग्री का, तो कंपेरेटिव डिग्री में छोटे ग्रुप का देन के बाद एनी उधर आता है। तो यहाँ पे ये वाला कट जाएगा आपका, ये वाला कट जाएगा, आपके दो ही बाकी रहेंगे यहाँ पे। तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा इसको, सेंटेंस को। तो यहाँ पर जो जनशताब्दी एक्सप्रेस इज़ मोर कम्फर्ट, मच नहीं आएगा, मोर आएगा, मच कम्फर्ट देन एनी अदर ट्रेन्स। अब छोटे ग्रुप में देन के बाद एनी अदर आएगा, ये तो कन्फर्म है, दोनों में से कोई एक आंसर है। बट छोटे ग्रुप में जिसकी क्वालिटी कंपेयर होती है वो नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है छोटे ग्रुप में। तो यहाँ पर ये ट्रेन प्लूरल दे दिया इसने, है ना, ये एनी अदर है ना, तो मच कम्फर्ट देन एनी अदर ट्रेन्स आ गया यहाँ पे, ये प्लूरल नहीं आता। हमेशा छोटे ग्रुप में जिसकी क्वालिटी कंपेयर हो रही वो नाउन सिंगुलर रहता हमेशा, और बड़े ग्रुप में प्लूरल रहता। तो ये छोटा ग्रुप है तो ये नहीं आने वाला है। आंसर इज अ 4 नंबर। शताब्दी एक्सप्रेस इज मोर कम्फर्ट देन एनी अदर ट्रेन। ओके, नेक्स्ट यूज़ करना है, यूज टू यूज़ करना है। चूज द करेक्ट यूज टू सेंटेंसेस इन द गिवन सेंटेंस। ऋषिकेश वुड फाइंड अ बेटर जॉब। तो वुड की जगह यूज़ करना है आपको, यूज टू यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये वाला नहीं कर सकता, दोनों दे दिया उसने। ऋषिकेश यूज टू फाइंड बेटर जॉब। ऋषिकेश वुड यूज, ये भी गलत हो गया, दोनों दे दिया। विल नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ पे वुड यूज़ करना है, तो विल क्यों आएगा, वुड है ना, तो यूज टू आएगा उसकी जगह। तो दिस इज द राइट आंसर। नो सुनर सेंटेंसेस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। ओके, एज सुन एज की जगह नो सुनर यूज़ करना है। नो सुनर के साथ इमीडिएट बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, और दूसरे सेंटेंस में क्या लगता है, नो सुनर देन लगता है। नो सुनर देन दूसरे सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में स्टार्टिंग में नो सुनर लगता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो दिया है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देन लगता है दूसरे सेंटेंस में, और बाकी जैसा क्या वैसा रहता। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम देखेंगे पहले कि हेल्पिंग वर्ब का नहीं लगा है। तो आपका ये वाला गया घर पे, बाकी जगह हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो क्या हो रहा है, एज सुन एज श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास। अब ये इसका अब आपको इसका टेंस देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको वर्बल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट है, तो पुट V1 है या V2 है, तो ये थोड़ा मुश्किल देगा समझ में, आपको आगे का सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। एज सुन एज श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास द चिल्ड्रन बिकेम। अब ये बिकेम आपको इंडिकेट कर दे रहा, मैंने पहले ही कहा आपको, कंजक्शन से कोई दो सेंटेंस अगर जुड़े हैं तो वो हमेशा एक ही टेंस में होते हैं। अब ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस होना ही चाहिए आपको। तो यहाँ पे डिड आएगा आपका, क्योंकि यहाँ से हमको वर्बल बनाना पड़ेगा। तो डिड वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये डू वाला गया, ये वाला डू गया, आपका ये राइट आंसर है। बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो बहुत आसान होता है ग्रामर कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ करेक्ट अनलेस यूज़ करना है, अनलेस यूज़ करना है, बहुत आसान होते हैं ये अनलेस के। अनलेस में इफ़ और नोट ऑलरेडी होता है, इफ़ और नोट, अनलेस में ऑलरेडी इफ़ नोट रहता है मौजूद। तो देखते हैं, तो इसके साथ कभी भी अनलेस के साथ नोट नहीं आता है। अनलेस जो सेंटेंस में जुड़ा है उसके साथ कभी नोट नहीं आता। हाँ, उसके बाकी वाले सेंटेंस पढ़ के समझ में आता नोट लेना है नहीं लेना है, तो वो आपको समझ कर करना पड़ेगा। हर बार नोट आता है सामने वाले सेंटेंस में भी, ज़रूरी नहीं है। तो आई शैल नॉट फॉरगिव हिम इफ़, अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस लगा इफ़ वाला, है ना, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया और यहाँ से इफ़ वाला है। तो आपको अनलेस यूज़ करना है। तो अनलेस होता है इफ़ को नेगेटिव करने के लिए, इफ़ और उसके साथ नोट रहा उसकी जगह पे यूज़ होता है। तो आपको ये जैसा कि वैसा रखना है। आई शैल नॉट फॉरगिव हिम, ये जैसा कि वैसा है। और इफ़ आपको इफ़ और डज नॉट, तो
उसकी जगह पे आपको अनलेस यूज़ करना है, मतलब इफ़ और ये नॉट है इसकी जगह पे यूज़ करना है, बाकी सब वैसे के वैसे रहेगा। तो इसमें ये पहला जैसा कि वैसा है, अनलेस यूज़ किया, अपोलाइज बराबर है। आई शैल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही अपोलोजाइज, अब इसको पास्ट टेंस करने की ज़रूरत है क्या? ओके, तो आपको यहाँ पर देखो आई शैल नॉट फॉरगिव, अभी इसका यहाँ पे ये मत आपको ये परेशान करेगा, अपोलोजाइज आना चाहिए क्या अपोलोज ई एस आना चाहिए? तो देखो यहाँ पर डज था ना यहाँ पे, है ना, ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको डज समझ में आया, मतलब V5 आना चाहिए, डज आ गया तो V5 आना चाहिए, बाकी ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता। V5 टेंस आना चाहिए ना, ये दिस इज द राइट आंसर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको फिर से समझाता हूँ अनलेस का। देखो हमको अनलेस यूज़ करना है यहाँ पर, यूज़ अनलेस। अनलेस जो है तो हमेशा इफ़ की जगह पे यूज़ होता है, बट इफ़ के साथ नॉट रहा तब, और अगर नहीं रहा तो नोट नहीं रहा तो आपको सामने मतलब आपकी उसकी सेटलमेंट रहती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन पूरा नहीं करता, बहुत टाइम जाएगा उसमें अगेंस्ट। तो आपको ये बता रहा हूँ कि इफ़ अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट ऐसा मतलब होता है इसका, तो आपको समझना पड़ेगा आप स्टेटमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आई शैल नॉट फॉरगिव हिम इफ़ ही डज नॉट अपोलोजाइज टू मी, तो यहाँ पर इफ़ आ गया और नॉट भी आ गया, तो इसकी जगह पे आपको यूज़ करना है। अब जब इसके अंदर ऑलरेडी नोट है तो ये डस की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको, क्योंकि नोट हमको खाना पड़ेगा, तो ये इसके अंदर जाके मर्ज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपोलोजाइज, सिंगुलर थर्ड पर्सन बनेगा ही के हिसाब से, ये वाला। एक मिनट, ओके, तो इसकी जगह पे क्या होगा, इफ़ और नोट की जगह पे अनलेस यूज़ होगा। अब डज का क्या करना, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस की तो ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी नोट है, तो ये डज को इसमें मर्ज करना पड़ेगा, इसको V5 करना पड़ेगा आपको, और वो आपका सही आंसर रहेगा। तो आई शैल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही अपोलोजाइज दिस टू मी। बड़ा मुश्किल जाता कभी कभी ये प्रोनाउंस करना मुझे। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई शैल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही, ये इसको V2 कर दिया इसने, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आई शैल नॉट, या तो नोट ही गायब है तो ये वैसे ही गलत हो गया। अनलेस पहले आ गया, ये भी गलत है, तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि अनलेस के साथ नोट कभी नहीं आता, याद रखना, अनलेस के साथ नोट कभी नहीं आता, और यहाँ इसलिए गलत हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट आंसर। अब जो अंडरलाइन पार्ट है वो जवाब आना है, ऐसा हमको सवाल बनाना है। वी हैव रिसीव यूर लेटर, तो यहाँ पर हमने क्या रिसीव किया है, तो उसका जवाब आना चाहिए यूर लेटर, तो वैसा सवाल बनाना पड़ेगा। तो अब याद रखो, WH वर्ड में जब सवाल बनाते हैं ना, आपको WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ये याद रखना है, तो गड़बड़ करेंगे। तो पहले में हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे में नहीं है, गायब, तीसरे में भी नहीं है, दो ऑप्शन आपके वैसे ही गायब हो गए। तो पहला है व्हाट हैव वी रिसीव दिस मॉर्निंग, सुबह सुबह हमने क्या रिसीव किया है, या फिर व्हाट हैव वी रिसीव। अब यहाँ पर दिस मॉर्निंग, अब परफेक्ट टेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी परफेक्ट टेंस दिया है, इसलिए परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये वाला हमारा 1 नंबर का आंसर बराबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली बट आल्सो यूज़ करना है, इसको बोलते हैं पैरेललिज्म। दोनों सेंटेंस में या दो पैरेलल चीज़ों को, या फिर मैं बोल दो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही तरह की चीज़ों को कंपेयर करना है। नाउन कर रहा है तो नाउन को ही करो, एडजेक्टिव कर रहा है तो एडजेक्टिव करो, वर्ब को कर रहा है तो वर्ब को करो, एडवर्ब को कर रहा है तो एडवर्ब को ही करो, दोनों तरफ सेम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा चूज़ करेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो। आई वॉश माई हैंड एंड एक्ट एट माई डिनर टू, तो यहाँ पर ये वॉश और खाना एट, तो ये दोनों पर आपको दोनों को यूज़ करना है। ना ही मैंने ना ही सिर्फ मैंने हाथ धोया बल्कि खाया भी, ऐसा बनाना है आपको। हाँ, टू नहीं आएगा यहाँ पे, टू यूज़ नहीं होगा, बिकॉज टू का मतलब भी वही होता है जो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती। तो यहाँ पर आपका नॉट ओनली पहले आएगा क्या, नहीं, वो वर्ब से पहले आएगा जहाँ भी, क्योंकि यहाँ दोनों पैरेलल वर्ब को कंपेयर करना है, वॉश को और एट को। तो पहला वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा,
आई नॉट ओनली वॉश माई हैंड्स बट ऑल्सो एट माई डिनर टू, टू नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत हो गया, बाकी सब था सही था, बस टू आ गया वहाँ पे। आई वॉश नॉट ओनली माई हैंड्स बट ऑल्सो एट माई डिनर, दिस इज़ द राइट, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि वॉश से पहले आना चाहिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी गलत हो गया। तो अब 4 नंबर ही बचा, तो ये वाला आंसर आपका 4 नंबर का। चूज़ द करेक्ट, वर्बल क्वेश्चन कर रहा है, पूछ वर्बल क्वेश्चन पहचानना है वो करेक्ट इसका। अब वर्बल क्वेश्चन करते टाइम हम क्या करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, V2 है ना, डिड बाहर काटते और इसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाते गिव, और ये डिड को सामने लेके चल जाते, हो गया वर्बल क्वेश्चन। तो डिड और ये गिव देखना है आपको सब्जेक्ट के बाद में, तो डिड ही गेव, गेव नहीं आ सकता डबल से क्योंकि डिड हमने निकाल लिया ऑलरेडी, तो ये गलत हो गया। डज नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट टेंस है। डिड ही गिव, हाँ ये बराबर है, डिड गिव ये सब्जेक्ट लेना था यहाँ से उसने पहले, ये गलत हो गया। दिस इज द राइट आंसर। चूज द पैसिव वॉइस पूछ रहा है यहाँ पे। थ्यूज हैड ब्रोकन द बैक डोर, चोरों ने पिछला दरवाज़ा तोड़ दिया है। अब ये टेंस कौन से टाइप का है, ये परफेक्ट टेंस का है, तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस में कुछ नहीं करते, परफेक्ट पास्ट टेंस, तो हैड रहेगा उसके बीच में, आपको सिर्फ ब्रोकन, ब्रोकन के बीच में बिन, बिन लगाना है, और ऑब्जेक्ट की और सब्जेक्ट की जगह बदलनी है, तो यहाँ पे बिन आएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदलनी है। तो सिर्फ आपको इतना भी आता तो आपका आधा आंसर निकल जाएगा यहाँ पे। हैड ब्रोकन, बिन यूज़ नहीं करा बीच में, ये गलत। हैड बीन ब्रोकन, हाँ चलो ठीक है, यहाँ यूज़ किया, हैड बीन ब्रोकन यहाँ भी यूज़ किया, यहाँ पे हैज़ बीन ब्रोकन कर दिया, पास्ट टेंस है ये ऊपर, तो ये नहीं आ सकता। अब है दोनों में से सवाल, तो देखना है दोनों में से कौन सा आता सही। द बैक डोर हैड बीन ब्रोकन बाय थ्यूज, तो ये बराबर है। द बैक डोर हैड बीन ब्रोकन बाय देम, देम क्यों आएगा, थ्यूज ऑलरेडी मेंशन है, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे। ओके हाँ, टैग में आता है प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पर नहीं, तो ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है मिस्टर केदार बिकम डैडेज SP ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट। अब हम जब आर्टिकल पढ़ते ना तो हमको बताया था कि शॉर्ट एब्रीवेशन फॉर्म रहे तो तब क्या लगाने का, जो स्टार्ट का है उसके साउंड के हिसाब से, तो S में A का साउंड पहले आ रहा, SP, तो हमको यहाँ पे S का आ रहा ना, ए आ रहा S, तो N लगेगा, ऐसा पढ़ा जाता। बट ये जो पैटर्न है ना, पोजीशन दिखाता कभी भी किसकी, तो यहाँ पर द लगता, ये थोड़ा सा घुमा देंगे हमको। तो यहाँ पर देखो बीच में एक चीज़ है जिसकी पोजीशन दिखाई जा रही है, मतलब मैं आपको समझाता इसको बड़ा करके, तो यहाँ पर ये एक चीज़ है और उसके बीच में उसकी पोजीशन दिखाई जा रही है, रिलेशन जोड़ा जा रहा है ना, बिलोंगिंग दिखाई जा रही है या रिलेशन जोड़ा जा रहा, तब बीच में ऑफ रहता और इससे पहले द रहता हमेशा, तो ये द का पैटर्न आता। यहाँ पर ये इसका रिलेशन जोड़ेगा या फिर इसकी बिलोंगिंग बताएगा तब, ठीक है, तो यहाँ पे द राइट आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। डिग्री पूछ रहा है यहाँ पे वापस, डिग्री के 2 क्वेश्चन है डिग्री के, इसमें डिग्री तो बहुत सोफा चैप्टर है। डॉक्टर गणेश इज़ वन ऑफ, अब इसमें से करेक्ट पूछ रहा है ना, तो देखते करेक्ट कौन सी है। डॉक्टर गणेश इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर ऑन आवर क्लास, बराबर है। अब ये बड़ा ग्रुप है तो बड़ा ग्रुप के साथ वन ऑफ आता है, और वन ऑफ के साथ में जो नाम आता है ये प्लूरल आता है, तो दिस इज़ द राइट, इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा अभी तक मुझे। डॉक्टर गणेश इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर, यहाँ पे सिंगुलर ले लिया इसलिए गलत है, बड़ा ग्रुप में हमेशा नाउन प्लूरल रहते, ठीक है। मिस्टर गणेश इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीचर, अब यहाँ पे इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीचर्स, छोटा ग्रुप यूज़ किया यहाँ पे उसने, और उसको क्या कर दिया, यस लगा दिया, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर बड़े ग्रुप में यस लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, और यहाँ पे छोटे ग्रुप में नहीं लगाना था तो लगाया, तो इसलिए दोनों गलत हो गया। डॉक्टर गणेश इज़ मोर पॉपुलर टीचर ऑन द क्लास, तो ये वाला जो है तो गलत क्यों हो गया, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री का मोर यूज़ करा उसने, तो देन चाहिए था यहाँ पे, तो मोर ये कंपेरेटिव डिग्री है इसलिए गलत हो गया, तो आवर आंसर इज़ राइट, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाद में पैसेज दिया है, पैसेज पढ़ के आप सॉल्व कर लेना, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि पैसेज डील कैसे करते, स्पेशल लेक्चर रखेंगे हम लोग पैसेज कैसे सॉल्व करना उस पर। तो ये हमारा लेक्चर था, रिकॉर्ड हो गया आज पूरे तरह से। मैं आपको इसी तरह हर लेक्चर हर जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर है 13-14 जितने भी सारे पेपर फर्स्ट सेकंड के सब रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ, तो आप पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए और स्पेशली इसको शेयर कीजिए, जो भी हमारे महाटीटी प्रिपरेशन कर रहे बच्चे सबको शेयर कीजिए, तब तक ये एनालिसिस जाना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग लाइव लेक्चर रखने वाले हैं रिवीजन का, तो हम पूरा सिलेबस रिवाइज कराने वाले हैं
10 से 1 तारीख के बीच में, आखिर के जो 10 दिन रहेंगे ना, तो आपको पेपर फर्स्ट का और सेकंड का पूरा सिलेबस, पूरा रिवीजन हम पूरा लेने वाले हैं, पूरा लाइव कराएंगे आपको। तो आप हमारे, तब तक उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए और उसे फॉलो भी करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा के रखिए, ताकि जो 10 तारीख से नोटिफिकेशन आपको आएंगे टाइम टू टाइम, पूरा टाइम टेबल हम बताएंगे, पूरा डिक्लेयर फॉर्मेट टाइम टेबल बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग। अभी के लिए इतना ही है। चलो फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल या आज पॉसिबल हो तो आज ही बनाऊंगा मैं। तब तक के लिए आपकी इजाज़त चाहूँगा मैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।